हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्द्रता एवं वर्षा के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आर्द्रता एवं वर्षा है। आर्द्रता मीन्स होता है नमी और वर्षा मीन्स बारिश, जो कि आप सभी जानते हैं। तो यह इस टॉपिक का भाग 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वर्षा से। आर्द्रता के विभिन्न रूपों में वर्षा हमारे लिए सबसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। यानी आर्द्रता के जितने रूप होते हैं उनमें वर्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे उपयोगी है। पृथ्वी पर 3 प्रकार की वर्षा होती है। पृथ्वी पर कितने प्रकार की वर्षा होती है? पृथ्वी पर 3 प्रकार की वर्षा होती है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा और नंबर 3 चक्रवातीय वर्षा। यानी पूरी पृथ्वी पर इन 3 तरह की वर्षा होती है। इन तीनों वर्षाओं के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा क्या होती है? गर्म प्रदेशों में और समुद्र तटीय भागों में समुद्रों व अन्य जलाशयों से तेज गर्मी के कारण पानी भाप यानी कि वाष्प बनता है और यह वाष्प गर्म हवाओं के साथ ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बूंदों के रूप में बरसती है। इस क्रिया को हम संवहन कहते हैं, इसलिए ऐसी वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स कि गर्म प्रदेशों में यानी जिन राज्यों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर समुद्र तटीय भागों में यानी कि उनके समुद्र तटीय भागों में जहाँ पर समुद्र होते हैं, तो समुद्र तटीय भागों में समुद्रों व अन्य जलाशयों से तेज गर्मी के कारण पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। यानी कि जिन हम बात कर रहे हैं कि जिन प्रदेशों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मद्रास है, तो वहाँ पर तेज गर्मी पड़ती है। मद्रास, केरल और इन राज्यों में समुद्र भी है। तो समुद्र जिन जगहों पर होते हैं वहाँ पर पानी तेज गर्मी के कारण भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यानी कि जो पानी के साधन है, जो कि समुद्र है, नदियाँ हैं, इनमें पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। यह वाष्प गर्म हवाओं के साथ काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बूंदों के रूप में बरसती है। यानी कि जो पानी समुद्र से, नदी से भाप बनकर आकाश में ऊपर उठता है, तो वाष्प मीन्स होता है भाप। भाप बनकर ये जो ऊपर उठता है तो ऊपर पहुंचते पहुंचते ये इकट्ठा हो जाता है। संघनित मीन्स होना, इकट्ठा होना। तो ये जो भाप है वह इकट्ठी होकर ऊपर इकट्ठी हो जाती है और फिर यही भाप बूंदों के रूप में धरती पर बरसती है। इस पूरी क्रिया को हम संवहन कहते हैं, इसलिए ऐसी वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। यानी कि जो पानी भाप बनकर गर्मी के मौसम में आसमान में उड़कर जाता है और वहाँ वह इकट्ठा होकर यानी कि संघनित होकर नीचे वही पानी बूंदों के रूप में बरसता है, जिसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में एक तरफ दिखाया गया है आपको समुद्र। समुद्र से पानी भाप बनकर यानी कि वाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है और फिर आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि वही पानी ऊपर आसमान से यानी कि बादलों से बारिश के रूप में नीचे उन्हीं जलाशयों में पुनः आ रहा है। यानी कि समुद्र से पानी भाप बनकर उड़ता है, नदी से, समुद्र से, और गर्मी के कारण फिर वही पानी उन्हीं समुद्र में और नदियों में बारिश के रूप में नीचे वापस आ जाता है। तो इस तरह की हम वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। अब जो दूसरे प्रकार की बरसात है या बारिश है वह है पर्वतीय वर्षा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पर्वत और वहाँ पर जो बारिश हो रही है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वाष्पयुक्त हवाओं की दिशा में जब पर्वत आ जाते, कौन सी हवाओं की दिशा में? जो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। स्टूडेंट, आपने जल समीर और थल समीर मैंने आपको पार्ट 10 में समझाया था। तो समीर मीन्स भी हवा होता है। तो जहाँ एक तो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं हवाएं और दूसरी समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, तो इस तरह 2 प्रकार की हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वाष्पयुक्त हवाओं की दिशाओं में जब पर्वत आ जाते हैं, यानी कि जब हवाएं
समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और उन भाप भरी हवाओं के रास्ते में जब पर्वत आ जाते हैं तो हवाएं पर्वतों के सहारे और ऊपर उठने लगती हैं। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर ये बाष्पयुक्त हवाएं ठंडी होकर पर्वतों पर वर्षा करती हैं। इसे ही हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यानी कि जो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और उनके ऊपर उड़ने के हवा भाप बनकर जो पानी ऊपर उड़कर जाता है और उनके रास्ते में जब कहीं पर्वत बीच में आ जाते हैं तो वे भाप भरी हवाएं उन पर्वतों पर ज़्यादा ठंडी होने के कारण वहीं पर बरस जाता है। वो पानी बूंदें वहीं पर बरस जाती हैं, जो जिसे हम वर्षा कहते हैं। और ऐसी वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं, जो कि पर्वतों पर होती है। ऐसी वर्षा अधिकतर मानसूनी और पछुआ हवाओं के क्षेत्रों में होती है। कहाँ पर होती है इस तरह की पर्वतीय वर्षा? ये मानसूनी और पछुआ हवाओं के क्षेत्र में इस तरह की पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वत के वर्षा वाले भाग के विपरीत भाग में, यानी कि पर्वतों के वर्षा वाले भाग के विपरीत भाग में, यानी इसके जस्ट उल्टे। एक तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ ये पर्वतों पर वर्षा करती है और फिर इसके जस्ट उल्टे। तो या तो वर्षा वहाँ पर होती नहीं है और या फिर कम होती है। यानी कि जहाँ पर पर्वत नहीं होते हैं, हमने कहा कि इसके जस्ट विपरीत, यानी पर्वतीय वर्षा वाले भाग के जस्ट विपरीत वाले भाग में या तो वर्षा होती नहीं है और यदि होती है तो वह कैसी होती है? कम होती है। अतः पर्वत के ऐसे भाग को हम वृष्टि प्रदेश कहते हैं, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। मीन्स एक तो वो कि जहाँ पानी भाप बनकर उड़ता है और उसके रास्ते में जब कहीं पर्वत आते हैं तो बरसात होती है, तो ऐसी पर्वतों पर वर्षा जो हो जाती है, ऐसी वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इसके जस्ट उल्टे, जहाँ पर पर्वत नहीं होते हैं तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है और यदि होती है तो वह भी कम मात्रा में होती है, क्योंकि पर्वतों का होना वर्षा कराने में अहम भूमिका निभाता है। यानी पर्वतों के कारण वर्षा अधिक मात्रा में होती है। अगर पर्वत नहीं होते हैं जो भाप भरी हवाओं को रोक सके तो उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यानी कि जहाँ पर भाप भरी हवाओं को रोकने वाली ठंडी इस तरह का मौसम नहीं होता जो उन हवाओं को रोक सके, जिससे वर्षा हो सके, तो उस प्रदेश को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर बरसात कम होती है। भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा खूब होती है। यानी कि जो हमारा देश है भारत, वहाँ कहाँ इस तरह की वर्षा होती है? तो भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटियों में पर्वतीय वर्षा होती है और खूब होती है ये बरसात। जबकि इसके पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है। यानी कि हमारे देश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा कम होती है और यह वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। यानी कि जिस क्षेत्र में पहाड़ नहीं होते हैं और पहाड़ नहीं होने के कारण या पर्वत नहीं होने के कारण वर्षा कम होती है, उस प्रदेश को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, या वह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह ऐसी बारिश को हम या वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब हम बात करेंगे चक्रवातीय वर्षा। कौन सी वर्षा? चक्रवातीय वर्षा। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। यानी क्या होता है? गर्म और ठंडी हवाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो हवाएं काफ़ी ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपरी ठंडी हवाएं और ठंडी हवाएं चारों ओर से उस कम दबाव के क्षेत्र की ओर दौड़ती हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ठंडी हवाएं चारों ओर कम दबाव के क्षेत्रों में दौड़ती हैं। पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं गोलाई में घूमती हुई चक्करदार होती हैं। कैसी होती हैं? चक्करदार होती हैं, यानी कि गोल गोल घूमती हैं, चक्र टाइप से, मतलब कि वो बनाती हैं। चक्र मतलब गोल, गोलाई में घूमना। तो ऐसी हवाओं को हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में मध्य की हवाएं ऊपर की ओर ठंडी होने पर वर्षा करती हैं। क्या होता है चक्रवात में? मध्य की हवाएं यानी कि बीच की हवाएं ऊपर जब जाती हैं और वह ठंडी हो जाती हैं तो ठंडी होने पर वह वर्षा करती हैं। इसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं।
शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है, यानी कि हमारे देश में ठंड के मौसम में, शीत ऋतु मीन्स ठंड के ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में इस तरह की चक्रवातीय वर्षा होती है। तो क्या होती है चक्रवातीय वर्षा? कि गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं चारों ओर उस कम दबाव वाले क्षेत्र में दौड़ती हैं। तो पृथ्वी की गति के कारण ये गोलाई में घूमती हुई चक्र बनाती हैं और ऐसी हवाओं को हम चक्रवाती हवाएं कहते हैं। चक्र मतलब गोलाई में गोल गोल घूमना। और चक्रवात के मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं, तो ठंडी होती हैं और ऐसी मतलब कि फिर ऊपर जाकर वह वर्षा करती हैं ठंडी होने के कारण। इस तरह की वर्षा को हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। और हमारे देश भारत में पश्चिम उत्तर भारत में इस तरह की चक्रवातीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो चित्र में भी कि गर्म हवाएं एक तरफ जो आपको एरो के निशान से दिखाई जा रही हैं, एक तरफ है गर्म हवाएं, दूसरी तरफ है ठंडी हवाएं। जब ये दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करती हैं। एक ठंडी हवाएं चक्र मतलब कि घूमती हैं, गोल गोल घूमती हैं, और इन दोनों के मिलने से जिस तरह की बारिश होती है उसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्षा मापक की। वर्षा मापक मीन्स वह यंत्र जो कि वर्षा को मापता है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है, यानी कि वर्षा को मापने वाला यंत्र जिसे हम कहते हैं वर्षा मापक। किसी स्थान पर एक निश्चित समय में हुई वर्षा की मात्रा को नापने या मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम वर्षा मापी या वर्षा मापक कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर एक निश्चित समय में कितनी वर्षा हुई है, इस बात का पता लगाने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें वर्षा को किस तरह मापा जाता है। इस यंत्र में धातु का एक बेलनाकार बर्तन होता है, यानी कि इस यंत्र में जिसे हम वर्षा मापक यंत्र की बात कर रहे हैं उस यंत्र में एक धातु का बेलनाकार, बेलन कैसा होता है स्टूडेंट्स? आप सबने देखा होगा घर में रोटियां बनाई जाती हैं बेलन से, बेलन गोल होता है। तो एक बेलनाकार बर्तन होता है और उसमें समा जाने वाला उसी आकार का कांच का बर्तन यानी कि ड्रम उसके भीतर रखा जाता है। यानी कि एक बेलनाकार बर्तन होता है, उस बर्तन के अंदर उसी की साइज में यानी कि उसी में वो अंदर चला जाए इस तरह का एक कांच का बर्तन उसके अंदर रखा जाता है। इस यंत्र को पृथ्वी के धरातल से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर किसी समतल धरातल पर रखा जाता है। यानी ये जो यंत्र है जिसमें हम वर्षा को मापेंगे इसे किसी समतल यानी कि एक सी जगह पर और धरातल से कम 3 फीट की ऊंचाई पर इसे रखा जाता है ताकि जमीन पर से उचट कर पानी उसमें ना जाए। यानी कि बारिश हो रही है, बारिश वाली जगह पर इसे रखा जाता है, लेकिन उसको धरती से कम 3 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि जो बारिश हो रही है नीचे वो बारिश का पानी उसमें न जाए। इस यंत्र के ऊपर एक कीप रखी जाती है, यानी इस यंत्र के ऊपर भी एक कीप रखी जाती है और यह प्रायः 24 घंटे की वर्षा का जल जो उस यंत्र में इकट्ठा होता है उसे एक ऐसे कांच के नपना गिलास में उड़ेला जाता है जिसमें इंच या सेंटीमीटर के चिन्ह लगे रहते हैं। चिन्ह के अनुसार गिलास में भरे पानी की जो मात्रा होती है वह 24 घंटे की कुल वर्षा होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम ये कह सकते हैं कि वर्षा मापक जो यंत्र होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक गोल बेलन के आकार का बर्तन होता है यानी कि जो कि धातु का बना होता है। फिर उसी के अंदर एक कांच का दूसरा ड्रम या बर्तन रखा जाता है और उसके ऊपर फिर एक कीप रखी जाती है जिसमें से बारिश का पानी मतलब कि डाला जाता है, उसे रखा जाता है और इसे ज़मीन से कम 3 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि उसमें वर्षा का पानी चटकर न भरे। और फिर उस जगह पर रखा जाता है इसे जहाँ पर बारिश हो रही होती है। जब बारिश ख़त्म हो जाती है फिर इसमें 24 घंटे का जो जल इकट्ठा होता है उसे एक कांच के दूसरे गिलास में यानी कि एक कांच के दूसरे ऐसे यंत्र में डाला जाता है या उड़ेला जाता है जिसे हम नपना गिलास भी कहते हैं। मतलब उसमें
इंच और सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। यानी कि पहले हमने इस ड्रम को रखा, फिर इस ड्रम में जितना पानी भरा, इस पानी को हम दूसरे एक ऐसे कांच के गिलास में रखते हैं जिसमें कि इंच और सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं, यानी कि निशान लगे होते हैं। उस गिलास में हम इस पानी को डालते हैं, और इस पानी को जब हम डालते हैं तो जिस मतलब कि चिन्ह पर पानी टच होता है, यानी जिस सेंटीमीटर को या इंच को पानी छूता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उस जगह पर इतने इंच या इतने सेंटीमीटर की बारिश हुई है 24 घंटे के अंदर। उस जगह पर इतने सेंटीमीटर बारिश हुई या फिर इतने इंच बारिश हुई है। तो इस तरह वर्षा मापक से किसी स्थान पर कितनी वर्षा हुई है इसे मापा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर इस वर्षा मापी यंत्र को दिखाने की कोशिश की है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर ये वर्षा मापी यंत्र यानी वर्षा मापक दिखा रही हूँ, जिसे आप देख सकते हैं कि ये एक बेलन के आकार का गोल है, और इस के अंदर फिर एक दूसरा कांच का गोल दूसरा ड्रम रखा गया है, और ऊपर इसके ऊपर एक कीप रखी गई है, माने कि एक जिसमें कि एक नली लगी हुई है, और उसमें से फिर इस वर्षा मापक के अंदर बारिश का पानी जा रहा है। और फिर जाने के बाद में आप देख रहे हैं कि बगल में एक दूसरा गिलास टाइप से एक दूसरा यंत्र रखा है जिसमें सेंटीमीटर और इंच के निशान लगे हुए हैं। फिर इस पानी को इस दूसरे वाले यंत्र में डालकर वर्षा को मापा जाता है कि उस स्थान पर कितनी बारिश हुई है। तो इस तरह स्टूडेंट्स वर्षा को मापा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने वर्षा के प्रकार की कितने प्रकार की बारिश होती है और किस तरह वर्षा को मापा जाता है, यह हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।